ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट रिलेशन। ये कांस्टेंट रिलेशन है क्या? किसी भी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा ब्लॉक है तो उस सिस्टम के उस ब्लॉक्स में, है ना, सिस्टम में जितना भी ब्लॉक है उस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसे मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, है ना। इसे सबसे पहला डायग्राम देखिए। पहला डायग्राम देखते हैं। इस पहले डायग्राम में क्या है? एक मिनट। ठीक है, दो ब्लॉक है ए एंड बी, कनेक्टेड है बाय अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर पता चल रहा है नहीं कि अगर हम लोग ए को पुल करेंगे तो ए को जब हम लोग पुल करेंगे तो ए के साथ ए और बी को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, बी को पुल करेगा। जब ए को हम लोग पुल करेंगे बाय एनी फोर्स एफ, देन ए एंड बी विल मूव टुगेदर। तो जितना डिस्प्लेसमेंट किसी फाइनाइट टाइम में ए का होगा उतना ही बी का होगा, है ना। अगर टाइम डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या होगा, दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। इसी रिलेशन को बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर बी का टेंशन देखेंगे तो ये बी का टेंशन यहाँ पे, ये ए का टेंशन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। बी का वेलोसिटी अगर मैं वी बी लू, ए का वी ए, एक्चुअल में ये जो टेंशन है वो क्या है, इंटरनल फोर्स है ना। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जो स्ट्रिंग है, ऐसे यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मास लेस है, इसका लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो ये जब लेंथ चेंज नहीं करेगा मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, है ना। इंटरनल फोर्स की वजह से पावर जीरो होगा। तो अगर मैं ए का पावर लिखूं, देखो पावर क्या है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, यही है ना। अगर एक फोर्स है ये, और एक वेलोसिटी है ये वेलोसिटी और ये फोर्स, इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो एफ डॉट वी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वी कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो एफ डॉट वी सिंपली क्या होगा, एफ वी। और अगर फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट है, ठीक है ना, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तो एफ डॉट वी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस हो जाएगा, माइनस एफ। तो हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पावर की, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो नेट पावर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जरा गौर करना, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, ये वाला, इसमें देखो ए और बी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर बी जो रिंग है अगर वो नीचे जाएगा तो ए ऊपर जाएगा, अगर ए नीचे जाएगा तो बी ऊपर जाएगा। अभी सिचुएशन में मैं बी को नीचे ले रहा हूं तो ए ऊपर जाएगा। ए की अगर बात करें तो ए पे जो टेंशन है और वी टू दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टी टी सॉरी हैंग कर गया, एक मिनट। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर पावर मेथड यूज करूं कि टोटल पावर या नेट पावर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस अगर जीरो करूं, तो ए के लिए देखो ए का टेंशन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा, टी इंटू वी टू। और बी का देखो, बी में बी के पास देखो टेंशन इस डायरेक्शन में है और v1 नीचे है। तो जरा v का बारे में देखो, ये b के लिए देखो, यार b का वेलोसिटी नीचे है ना और टेंशन इधर है। अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन और v1 के बीच, टेंशन और v1 के बीच एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे, प्लस टी वी वन कॉस 180 माइनस थीटा, टोटल पावर शुड बी जीरो इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो टी वी टू
माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टी v1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v2 आ जाएगा v1 कॉस थीटा, है ना। दो ब्लॉक है, दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, दोनों की एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। अब यहाँ पे देखो, ये थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, इसमें क्या है, एक रिंग है जो हॉरिजॉन्टल रॉड पे ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे ये मूव कर सकता है, और एक ब्लॉक पुली के थ्रू सस्पेंडेड है। तो जब ए नीचे जाएगा तो ये रिंग देखो आगे स्लाइड करेगा, है ना। जो रिंग है वो कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। रिंग जो है वो इस रॉड में फंसा हुआ है ना, तो ये ऐसे मूव करेगा। तो अब मैं इस सिस्टम का इंटरनल फोर्सेस की वजह से पावर लिखूं, तो ए पे देखो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस टी यू, ठीक है। बी का देखो, बी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इधर टेंशन इधर, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल थीटा ना, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर ए का वेलोसिटी यू है तो बी फाइंड करना है ना, बी का वेलोसिटी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये उधर ले जाओ तो टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टी यू, टी कट जाएगा तो वी इज इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, है ना। इजिली इस मेथड से हम लोग एक सिस्टम में जितना भी ब्लॉक है सारे का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, एक मिनट। ओके, कुछ भी कर सकते हैं इसे, देखो फिर इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में देखो, दोनों साइड से ये जो पुली है, दोनों साइड से ऐसे पुल कर रहे हैं, है ना, वेलोसिटी यू से, है ना, ऐसे दोनों साइड से पुल कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर जाएगा। अब टेंशन को अगर मैं दिखाऊं, और करना, राइट साइड में टेंशन, ये टी ऊपर, यहाँ भी टी ऊपर, और ए पे तो टेंशन देखो ऐसे, है ना, ऐसे गया हुआ है। तो अगर मैं ए का बात करूं, ये ए ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में टी का कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, इधर से भी टी कॉस थीटा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 2t कॉस थीटा इंटू वी। अब दोनों साइड से देखो, दोनों साइड से में करेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर है, स्पीड का डायरेक्शन नीचे है, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस दोनों साइड का ऐड कर देंगे तो 2tu इज इक्वल टू 0। तो 2t cos थीटा इंटू वी इज इक्वल टू 2tu, ये 2t कट जाएगा तो v इज इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है कि अगर ए नीचे आएगा तो बी किधर होगा, हॉरिजॉन्टली स्लाइड करेगा ऐसे, है ना। ए नीचे करोगे तो बी ऐसे स्लाइड करेगा, कब तक स्लाइड करेगा, जब तक ये इंक्लाइन स्ट्रिंग वर्टिकल ना हो जाए, है ना, तब तक स्लाइड करेगा। जैसे ही ये इंक्लाइन स्ट्रिंग जिससे बी कनेक्टेड है, ये वाला वर्टिकल हो जाएगा, है ना, तो अब ए को नीचे खींचोगे तो बी ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक वो वर्टिकल नहीं हुआ है। अभी इस सिचुएशन में ए नीचे आएगा तो बी राइट की ओर मूव करेगा, है ना। इस सिस्टम में एक स्ट्रिंग से दो ब्लॉक कनेक्टेड है, दोनों का टेंशन देखते हैं, है ना। एक का टेंशन ऊपर, स्पीड नीचे, तो माइनस टी यू,
बी का टेंशन, और बी किधर जाएगा, इधर ना, बी का वेलोसिटी वी ले लेता हूं अगर वी फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, टीवी कॉस थीटा प्लस टीवी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो ना, जीरो करना है टोटल को। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई कॉस थीटा। इसमें देखो ए बी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, एक ही स्ट्रिंग है, तो हर जगह पे अगर टेंशन दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक टेंशन टी, एक टेंशन टी, एक टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। ए के लिए बात करेंगे तो ए इधर जाएगा और टेंशन का भी डायरेक्शन उधर ही है। तो ए के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसका टेंशन क्या होगा, देखो ना, ए के साथ जो पुली कनेक्टेड है उसमें क्या टू टी टेंशन है ना, ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, टू टी इंटू वी। अब बी में देखो, बी का टेंशन लेफ्ट है और जा रहा है राइट, तो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कितना टेंशन होगा, देखो ऊपर टी, फिर नीचे वाले पुली के साथ भी टी प्लस टी, क्या होगा, टू टी, तो टोटल थ्री टी हो गया। थ्री टी इंटू बी का वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बी का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कितना होगा, टू वी बाई थ्री। बहुत इजी मेथड है ये। ओके, आगे बढ़ता हूँ। एक दो बार रिवाइज कर लेना है इसको। मैं इसको ऐप में भी डाल दूंगा और यूट्यूब में भी डाल दूंगा। यूट्यूब में अगर देखो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले इस सिचुएशन में देखो यार, दो ब्लॉक है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, है ना। एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सब में टेंशन में दिखाऊं तो टी 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 टी। तो बड़े ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट ना। तो राइट साइड में उसमें कितना टेंशन हो जा रहा है, देखो तो फोर टी हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, फोर टी इंटू एक्सेलरेशन उसका ए। अब जो छोटा सा ब्लॉक है जो बड़े वाले ब्लॉक के कांटेक्ट में भी है ना, जो छोटा सा ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक देखो, ये वो बड़े वाले के कांटेक्ट में भी है। तो जब बड़ा वाला राइट जाएगा ना, ये स्ट्रिंग लूज होगा। जो वॉल और ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग है वो तो फिक्स है ना। तो जब बड़ा वाला ब्लॉक ये ऐसे मूव करेगा, राइट मूव करेगा, तो क्या होगा, स्ट्रिंग लूज होगा, है ना। कितना लूज होगा देखो, अगर एक्स आगे जाएगा तो देखो ना, ऊपर से भी एक्स, देखो यहाँ से भी एक्स लूज होगा, यहाँ से भी एक्स लूज होगा, यहाँ से भी एक्स लूज होगा, यहाँ से भी एक्स लूज होगा। तो टोटल कितना लूज होगा, फोर एक्स। ये फोर एक्स लूज होकर किधर जाएगा, ये जो छोटा ब्लॉक दूसरे इंड पे छोटा ब्लॉक कनेक्टेड है ना, तो छोटा ब्लॉक वो फोर एक्स से नीचे चला जाएगा। जितना लूज हुआ वो कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो अगर उसका एक्सेलरेशन ए है तो छोटा ब्लॉक का नीचे एक्सेलरेशन फोर ही होगा। लोग उस रिलेशन से भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, टी, है ना। और छोटे वाले का एक्सेलरेशन नीचे डायरेक्शन में ले लेता हूँ ए वाई, ठीक है। तो नीचे आ रहा है और टेंशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई डायरेक्शन का उसका एक्सेलरेशन कितना है, फोर ए। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बिगर ब्लॉक। ये छोटा जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, फोर ए से। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बिगर ब्लॉक। और ये छोटा ब्लॉक जो है वो बड़े ब्लॉक के कांटेक्ट में है ऐसे। तो जब ये कांटेक्ट में है तो जब बड़ा वाला राइट जाएगा तो छोटा वाला भी राइट भी जाएगा, है ना। देखो ना, छोटा वाला क्या हो रहा है, राइट भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, आ रहा है ना। राइट भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, नीचे फास्ट आ रहा है क्योंकि नीचे में एक्सेलरेशन तो फोर ही है, देखो फोर ही है कॉन्टेक्ट में, देखो ऐसे। तो इसके पास इधर एक्सेलरेशन है ए, इसका नेट एक्सेलरेशन देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। छोटे ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन होगा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। मैं नेट एक्सेलरेशन अगर छोटे ब्लॉक का लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ए एक्स डायरेक्शन में आई के और फोर ए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यार, यहाँ भी दो ब्लॉक कनेक्टेड है। ए का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है और बी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है।
ए जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, देखो यार ये पुली हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे है, देखो ये स्ट्रिंग ऐसे गया हुआ है, देखो यहाँ पे ये यही स्ट्रिंग, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, यही स्ट्रिंग घूम के देखो यहाँ पे आया है टी टी, और यहाँ जाके खत्म हो गया। हम लोग पढ़े हैं ना कि किसी पुली में, ये देखो ये पुली है, पुली मासलेस, पुली क्या है, मासलेस, लाइट है, पुली का सरफेस भी कैसा है, स्मूथ है। तो अगर टेंशन इधर T1 है, इधर T2, ये सॉरी T1 है ना, तो जो नीचे टेंशन T2 होगा वो ऊपर वाले टेंशन के बराबर होगा, T1 प्लस T1। पुली के दोनों साइड का टेंशन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पुली का मास कितना ले रहे हैं हम लोग, 0 है ना। पुली का मास कितना ले रहे हैं हम लोग, पुली का मास, पुली को लाइट ले रहे हैं ना, पुली का मास। ओके, अब इस पुली, अगर मैं इस पुली को पुली 2 बोल दूं, इसे पुली 1 बोलूं, तो पुली 2 के ऊपर टेंशन 2T है तो नीचे भी 2T होगा, तो यहाँ भी 2T होगा, सेम स्ट्रिंग है। तो ये पुली 3 जो, अगर मैं इसको पुली 3 बोलूं, तो पुली 3 के ऊपर टेंशन कितना हो गया, 2T प्लस 2T, 4T, यहाँ भी हो जाएगा 4T, इसके नीचे भी। अब डायरेक्ट लिखो, ए का टेंशन, ए किधर जा रहा है, राइट, और राइट में टेंशन कितना है, 2T, तो क्या लिखूंगा, 2T इंटू ए। और बी का देखो, बी का टेंशन ऊपर 4T और नीचे ए बी एक्सेलरेशन है, तो ऑपोजिट है, टेंशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा, -4T इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए आ गया है ना, और वो कितना दी मैंने, 2 मीटर पर, सॉरी सॉरी, ए बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो ए बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे बार बार देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं, काफी एक लाइन का बिल्कुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। ओके, ये बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, रुकिए। ओके, ठीक है, एक मिनट, ये ओके, देखो इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर एक ब्लॉक बी रखा हुआ है ना, ए और बी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। ए का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट गिवन है, जरा गौर करो, अगर ए टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो अगर मान लो कि ए का डिस्प्लेसमेंट अगर टुवर्ड्स राइट एक्स हुआ, एक्स हुआ, ये मान लो, तो ये एक्स इधर हुआ, तो ये भी एक्स इधर भी बढ़ेगा, है ना। दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी एक्स एक्स इंक्रीज करेगा, तो ये स्ट्रिंग का एक्स इधर लेंथ इंक्रीज करेगा, वो किधर से आएगा, बी लेफ्ट की ओर जाएगा अपना, बी का जो स्ट्रिंग है ये 2x डिक्रीज होके इधर डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होगा। खैर ठीक है, ए का देखो, ये जो ब्लॉक ए है ना, उसमें टुवर्ड्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका टेंशन देखो, एक तो टेंशन यहाँ पे टी और एक टेंशन यहाँ पे टी होगा, है ना। ओके, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो अगर ए के लिए मैं लिखूं, तो ए का लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन कितना हो गया, एक तो नीचे टी और एक ऊपर टी, कितना हो जाएगा, 2T, और एक्सलेरेशन राइट है तो नेगेटिव आ जाएगा। और बी के लिए टेंशन ये, बी का एक्सलेरेशन ए के रिस्पेक्ट में, है ना, ए के रिस्पेक्ट में पीछे है, तो प्लस सेम डायरेक्शन में टेंशन और इसका एक्सलेरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 2a नॉट।
है ना। मैं डायरेक्शन पीछे पहले ही ले लिया हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, एक और बात देखो, इसमें सेकंड पोर्शन में फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये तो ए के रिस्पेक्ट में आया ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बी का एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, बी का ए के रिस्पेक्ट में उधर ले जाओ तो ये ए का एक्सेलरेशन, बी का क्या है टुवर्ड्स लेफ्ट है तो मैं माइनस लिखता हूँ, कितना है 2a, और ए का टुवर्ड्स राइट है ए है ये ए नॉट है ना। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट। तो बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है ना, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ए नॉट। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है उसे कितना दिखाई दे रहा होगा, 2a नॉट, पीछे की ओर जा रहा है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ए जो है वो ट्रायंगुलर टाइप का जो वेज है उसका, अगर ये इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेशन ए नॉट से, है ना, तो जब ये राइट जाएगा तो देखो ना, जब ये राइट जाएगा तो ये सब जो स्ट्रिंग है ये सब जो स्ट्रिंग है ये इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। जब ये राइट जाएगा तो देखो बी किधर होगा, ऊपर शिफ्ट करेगा ना, बी ऊपर शिफ्ट करेगा, बी का एक्सेलरेशन ऊपर होगा ए के रिस्पेक्ट में। अगर मैं टेंशन मेथड से यूज करूं तो ए पे टेंशन देखो, ए के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल टेंशन लेंगे। तो ए के साथ ए राइट जा रहा है, टेंशन लेफ्ट है तो माइनस कितना टेंशन देखो 3t ए नॉट। बी का देखो टेंशन, बी जिधर जा रहा है उधर ही टेंशन है तो प्लस टी, बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, 3a नॉट। बी जो है ना वो ए के ऊपर रखा हुआ है, तो बी पे देखो यहाँ पे बी एक्चुअल में बी तो इधर भी जा रहा है ना 3a नॉट से, और ए के ऊपर रखा हुआ है तो ए के साथ राइट भी मूव करेगा, ए के साथ राइट भी मूव करेगा ये ए नॉट। तो एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं कुछ इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, बी का एक्सेलरेशन एक्चुअल में ये हो जाएगा। ये एंगल तो मालूम है, ये एंगल कितना दिया है, थीटा, देखो ना ए का जो ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है, ए का जो ये पोर्शन जिस एंगल से इंक्लाइंड है, तो बी का एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम लोग वेक्टर रूल से फाइंड कर सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, ए नॉट ए स्क्वायर प्लस बी, बी कितना हो जाएगा 3a नॉट बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 6a नॉट इन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नीट में ये सब नहीं आएगा, हाँ नीट में नहीं आएगा ये, दरअसल क्या या तो जेई मेंस में आ सकता है, जेई एडवांस में आ सकता है, लेकिन नीट में नहीं आएगा। बस एक हम लोग समझने के लिए है ना कि कैसे पावर मेथड में यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो जरा, यहाँ पे 3 ब्लॉक है, एक रिंग ए है, एक रिंग बी है और एक ब्लॉक सी है, इस तरह से कनेक्टेड है। सी का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, तो बी का वेलोसिटी और ए का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अगर मैं दो दो करके अगर चलूं, पहले सी और बी का देखो,
पहले सी और बी का देखो, है ना, पहले सी और बी का देखो मैं, ठीक है, सी और बी का देखते हैं। सी का देखो, सी पे टेंशन देखेंगे तो ये T1, और यहाँ भी एक ही स्ट्रिंग है ना, तो ये T1 हो जाएगा। T1 सी के लिए ऊपर है, उसका वेलोसिटी नीचे है, तो माइनस होगा, -T1, और वी वेलोसिटी कितना है इसका 6। बी पे आ जाएंगे तो वेलोसिटी इधर है और टेंशन इधर है, दोनों के बीच का एंगल 37 है, कितना हो जाएगा, +T1 VB cos 37 इज इक्वल 4/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VB कितना हो जाएगा 6, है ना, टी कट जाएगा तो ये 4/5 VB इज इक्वल टू 6। तो VB कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना हो जाएगा 30/4, तो अप्रोक्स 7.5 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स नहीं, बिल्कुल 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब बी और ए कनेक्टेड है, तो बी और ए का कर लेंगे, है ना, बी और ए का कर लेते हैं। बी का देखो, अब जब बी और ए का करेंगे तो ऐसे है ना, ये यहाँ पे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अगर ये एंगल देखो ना, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, अरे बी का वेलोसिटी इधर है, कितना आया बी का वेलोसिटी, जो भी आ गया, कितना आया 7.5। तो यहाँ पे टेंशन इधर हो जाएगा T2, यहाँ का टेंशन ये T2, ये ऊपर जा रहा है ना, ए का वेलोसिटी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 53, ये बी है, ये ए है। ये एंगल कितना हो जाएगा वेलोसिटी और टेंशन के बीच, ये एंगल, ये 37 है ना, ये क्या हो जाएगा 180 -37, यूज करो क्या हो जाएगा T2, देखो T2 VB cos 180 -37 क्या होता है, -cos 37, -cos 37, ठीक है। और ये ए के लिए देखो तो क्या हो जाएगा, +T2 ए का वेलोसिटी cos 53 इज इक्वल टू 0। T2 कट जाएगा तो हो जाएगा VB 7.5 cos 37 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा VA cos 53 3/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ए का वेलोसिटी निकल गया, कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद देखो कितना आ जा रहा है, ये ऊपर 30/10 है ना, इज इक्वल 30/3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसे एक बार अच्छे से देख लेना, मैं ए को पहले सी को बी से किया, फिर ए को बी से रिलेट कर दिया, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट रिलेशन, है ना, कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। हम लोग कुछ और कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, इसे मान लेता हूं कि ये कोई वॉल है, ऐसे इससे कोई स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, यही स्ट्रिंग ऐसे आके ऐसे, यहाँ एक पुली है, एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है ऐसे यहाँ पे। मान ले तो यहाँ पे अगर एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है, ये अगर नीचे जा रहा है किसी स्पीड यू से, है ना, इसको अगर मैं ए बोल दूं और ये बी है, तो अगर ए को ऐसे पुल करेंगे तो बी तो, है ना, ऐसे पुल करेंगे तो बी क्या हो, ऊपर जाएगा। अगर, है ना, बी का वेलोसिटी फाइंड करना, देखो ये जो स्ट्रिंग है ए से होता हुआ ये बी वाला पुली के पास से फिर जाके वॉल से लगा, वो एक ही स्ट्रिंग है, देखो ना ऐसे क्या हुआ है, एक ही स्ट्रिंग है, तो हर जगह पे टेंशन सेम होगा, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, अगर ये एंगल आपको दिया हुआ है,
ठीक है। ए के लिए क्या लिखोगे? ए का टेंशन ऊपर, स्पीड नीचे, तो माइनस होगा ना, माइनस टी यू। बी के लिए देखो, बी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, अप डायरेक्शन में टेंशन का कॉम्पोनेंट लो, क्या हो जाएगा? बोलो, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा इंटू वी बी इज इक्वल टू जीरो। तो टू टी कॉस थीटा इंटू वी बी इज इक्वल टू क्या होगा? टी यू, टी टी कट जाओ, तो वी बी यहां से निकल जाएगा ना, यू बाई टू कॉस थीटा। एक और बात देखो कुछ, अगर ये पुली है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई ब्लॉक है, यहाँ कोई ब्लॉक है, और एक ब्लॉक यहाँ पे है, या ये पुली समझ लो कि ये पुली है ना, ये पुली ही समझ लो, ये पुली है। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है किसी स्पीड u1 से, और ये भी ऊपर जा रहा है किसी स्पीड u2 से, तो पुली भी ऊपर जाएगा। पुली मूवेबल है, अगर पुली का वेलोसिटी अगर मैं ले लूं, एक मिनट, है ना, पुली का वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोनों का एवरेज। अगर ये पुली है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट है, और ये पुली है, अगर ये नीचे आ रहा है u1 से, और ये ऊपर जा रहा है u2 से, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों में जो मान लेता हूं मैं कि u2 इज ग्रेटर देन u1, कौन सा ग्रेटर है? u2, जो ऊपर जा रहा है, तो पुली भी ऊपर जाएगा, है ना, जो ग्रेटर है उसी। कैसे करेंगे? यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे बाई टू। ये कांस्टेंट रिलेशन से ही आएगा। इसी तरीके से जरा गौर करो, अगर एक इंड फिक्स कर दें, एक इंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ हो ऐसे, और ये अगर नीचे जा रहा है यू से, इसका वेलोसिटी तो जीरो हो गया ना, तो उस कंडीशन में पुली भी नीचे जाएगा, और पुली का कितना हो जाएगा? दोनों का सम बाई जीरो बाई टू, जीरो प्लस यू बाई टू करेंगे तो यू बाई टू। ये तीन कंडीशन याद रखना है, आगे हम लोग को लॉज ऑफ मोशन में इजी हो जाएगा। ओके, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंस्टेंट रिलेशन, है ना, किसी एक सिस्टम में अगर बहुत सारा ब्लॉक हो, तो ब्लॉक के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करना। आगे हम लोग और देखेंगे कंस्टेंट रिलेशन। ठीक है, ओके, ये सब हम लोग कर लिए। ये देखो जरा, ये रॉड है ना, फर्स्ट वाली फिगर में देखो कि एक रॉड है, वो एक वर्टिकल वॉल और एक फ्लोर पे ऐसे टिका हुआ है ना। अगर मैं इस एंड को ए बोल दूं, अगर इंड ए जो रॉड का है वो टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो जो इंड बी है जो ऊपर है ना, जो ऊपर है ऐसे अटका हुआ है वर्टिकल वॉल पे, वो नीचे जाएगा, है ना, ऐसे स्लाइड करेगा ऐसे। तो अगर ए का वेलोसिटी, ए का स्पीड अगर यू गिवन है, तो बी का स्पीड क्या होगा? ये रॉड है ना, इसको हम बहुत सारा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, ये रॉड है, अगर इसका मतलब ये रिजिड है, तो रिजिडिटी का कंडीशन क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स होगा।
ए और बी के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज जो ए बी जो लेंथ अगर कुछ होगा एल, तो वो फिक्स होगा, है ना। अगर ए और बी के बीच का जो लेंथ एल, वो ऑलवेज क्या है, फिक्स होगा, अगर ये रिजिड है तो जब फिक्स होगा तो लेंथ के अलोंग का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सेम होगा, है ना। जो वेलोसिटी लेंथ के अलोंग, जो वेलोसिटी ए का होगा वही वेलोसिटी बी का होगा, तब ना लेंथ सेम रहेगा। अगर ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी से ज्यादा हो गया अलोंग द लेंथ, तो एक्सटेंशन हो जाएगा, या ए का वेलोसिटी अगर बी के वेलोसिटी से कम हो गया तो कंप्रेशन हो जाएगा। रिजिड है इसका मतलब लेंथ के अलोंग ए और बी दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इस कंडीशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेंथ के अलोंग ए का वेलोसिटी देखें, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ए का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल यू है तो इधर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। बी का वेलोसिटी अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ये इधर वी बी लिए हैं, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, तो लेंथ के अलोंग वी बी का जो कंपोनेंट जाएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, वी बी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों को इक्वेट कर दो, वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लेंथ के अलोंग, तो बी का स्पीड निकल जाएगा यू, है ना, cos थीटा बाय sin थीटा लिख देंगे नीचे u बाय tan थीटा या u cot थीटा। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, एक रॉड है जो किसी क्यूब पे अटका हुआ है। रॉड का एक एंड जो ए से डिनोट किया वो फिक्स है, और दूसरा ऐसे, और ये किसी क्यूब पे ऐसे लटका हुआ है ना। जैसे मान लो ये है, ये देखो ये, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, देखो ये रोटेट कर रहा है ना, देखो ना ये, अगर इसको हम राइट ले जा रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है, रॉड रोटेट कर रहा है ना, देखो ना ये ऐसे, अभी ऐसे इसको मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो ये रोटेट कर रहा है, इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो ये ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे, इसको मैं अभी ऐसे ले जा रहा हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना। क्यूब को अगर हम लोग ऐसे राइट खींचेंगे तो ये जो रॉड है वो ऐसे रोटेट करेगा अबाउट द पॉइंट ए। तो अगर क्यूब का स्पीड v है टुवर्ड्स राइट, तो रॉड किस एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा अबाउट द पॉइंट ए। एक लीनियर स्पीड है, एक एंगुलर स्पीड है। तो लीनियर स्पीड के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर स्पीड के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर, है ना, अगर क्यूब राइट जाएगा, ये ट्रांसलेट कर रहा है, जिसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स को इंक्रीज करेगा। रॉड ऐसे है तो रॉड जब ऐसे होगा तो उसका थीटा डिक्रीज करेगा। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, हम लोग टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, एच बाई एक्स, है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है रॉड के साथ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एच बाई एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एच टेन थीटा, सॉरी एच कॉट थीटा हो जाएगा ना, एच कॉट थीटा। स्पीड चाहिए तो डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में v दे देगा, एच कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं चलो लिखता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर चेन रूल लगाएंगे डी थीटा बाई डी टी, लेकिन थीटा डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, v साइन स्क्वायर थीटा बाई h। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, यहाँ पे भी दो ब्लॉक है ए एंड बी। बी जो ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक, वो ए के कांटेक्ट में, ठीक है ना। ए का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट गिवन है, तो जब ए टुवर्ड्स राइट जाएगा तो ये जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, ये है ना, ये लूज होगा, और लूज होके कितना किधर जाएगा, नीचे। तो अगर ए एक्स आगे बढ़ा तो बी एक्स नीचे जाएगा, है ना। ए, एक मिनट, ओके, मैं क्या बोल रहा था कि जब ए एक्स आगे बढ़ेगा तो बी भी एक्स नीचे आएगा, और बी नीचे आने के साथ साथ ए के कांटेक्ट में है तो आगे भी जाएगा। तो बी के पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो आगे भी जाएगा ए के साथ, और वो नीचे भी आएगा, साथ साथ जाएगा, तो इधर भी एक्सेलरेशन ए नॉट होगा बी का। और जितना ए आगे जा रहा है
उतना ही बी नीचे आएगा ना, तो नीचे वाला एक्सेलरेशन भी सेम होगा। आप टेंसर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। टेंसर मेथड से खुद सॉल्व कर लेना है आप लोग। तो बी के पास दो एक्सेलरेशन है ना, बी के पास दो एक्सेलरेशन हो गया। बी के पास क्या हो गया, दो एक्सेलरेशन हो गया। एक राइट की ओर बी का एक्सेलरेशन में लिखूं तो ए एक्स डायरेक्शन में, और फिर एक वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। बी के पास एक्सेलरेशन एक्चुअल में ये हो गया। टेंशन मेथड से खुद सॉल्व कर लो। देखो कि ए राइट जा रहा है तो ए का राइट में कितना टेंशन है, बी नीचे जा रहा है तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में बी का टेंशन। अगर मैं टेंशन मेथड से सॉल्व करूं तो ए राइट जा रहा है, अब देखो ए के साथ राइट में टेंशन सिर्फ ये वाला है ना, ये देखो ये टेंशन है टी। तो क्या हो जाएगा, टी ए नॉट, ये ए नोट गिवन है, ए नोट कर लेना। और बी का देखो, तो बी का टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे में कुछ मान लेता हूं, बी का इज इक्वल टू 0, तो यहां से बी का एक्सेलरेशन आ गया ना ए नॉट नीचे डायरेक्शन में, और बी तो ए के साथ आगे जा ही रहा है। इस तरह का बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, देखो ये जरा। ये क्या कह रहा है ना कि एक ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक कुछ में बोलता है इसको ए और ये बी, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, जिस सरफेस पे रखा है हुआ है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ए जब नीचे जाएगा तो ए और बी के बीच में एक नॉर्मल आएगा, है ना, कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स होगा। आगे हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन को लेंगे हम लोग। तो नॉर्मल की वजह से बी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा और ए नीचे आएगा। देखो पहले ऐसे, कुछ देर के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। एक मिनट, ये हैंग कर जा रहा है बार बार। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी जब लेफ्ट राइट जाएगा तो ए नीचे भी आएगा, और कांटेक्ट में है तो राइट भी जाएगा। और नीचे भी आ रहा है ना। एक मिनट रुक जाना, हैंग हैंग कर गया है, इसको सही होने दो। ओके, ठीक है। अगर मैं इसका ये डायग्राम बनाऊं, मान लेता हूं कुछ देर के बाद ऐसा हो गया, और ये ए यहाँ पे है ना, स्लाइड करके ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो ना ये कितना पीछे गया, एक्स, और ब्लॉक वाई डायरेक्शन में कितना आया, इतना देखो, है ना। वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन के साथ मैं रिलेट करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको वाई बोल दूं, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ना कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा। अगर मैं टाइम डेरिवेटिव करूं तो वाई डायरेक्शन में छोटा ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए वाई, एक्स इधर है ना, तो इस डायरेक्शन में ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट टेन थीटा। क्या, अच्छा साइन थीटा होगा, हाँ साइन थीटा होगा, ठीक है। ओके 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 ओके, है ना। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना, फिर हैंग कर गया।
ओके, साइन थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये जो ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ पीछे स्लाइड किया है ना, ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये पीछे स्लाइड करेगा, ठीक है। ये पीछे स्लाइड किया मान लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, छोटा ब्लॉक ये यहाँ पे आ गया। गौर करना जरा, ये इस लाइन में था, पहले इस लाइन में था ऐसे, ये वाला इधर इतना गया, बड़ा वाला इधर डिस्प्लेस हुआ एक्स। छोटा वाला ब्लॉक देखो, छोटा वाला भी ब्लॉक इस लाइन में आ गया, है ना, छोटा वाला ब्लॉक इधर डिस्प्लेस किया एक्स, और छोटा वाला नीचे भी आया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, ये ऊपर वाला टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, और ये वाई, तो y बाई टोटल x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ इधर देखूं, तो y इज इक्वल टू होगा x प्लस एक्स इंटू टेन थीटा। अगर दो, है ना, टू टाइम्स अगर मैं टाइम डेरिवेटिव करूं तो ये हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन बड़े वाले ट्रायंगुलर ब्लॉक का इंटू टेन थीटा। तो छोटा वाला ब्लॉक ना, छोटे वाले ब्लॉक का दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और ट्रायंगुलर ब्लॉक का सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो दोनों के एक्सेलरेशन में ये रिलेशन आ गया, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए नॉट इंटू टेन थीटा। फिर से डायग्राम बताऊं, ठीक है, रुको, डायग्राम देखो, इसको मैं पहले रब कर रहा हूं, ठीक है, डायग्राम फिर से देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगल था, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था, अब ट्रायंगल सरफेस ये थोड़ा सा ये ऐसे हो गया मान लेता हूँ, और ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो गौर करो ना, ये अगर मैं इस लाइन को ऐसे दिखाऊं, ये दिखेगा क्या, देखो तो, ये आप लोगों को दिखेगा ये लाइन, ठीक है, दिख रहा है, ये पहले इस लाइन में था ब्लॉक, अब देखो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक राइट की ओर इतना गया, और ये छोटा वाला ब्लॉक देखो ना, छोटा वाला ब्लॉक इस लाइन में आ गया ऐसे, छोटा वाला ब्लॉक इधर लेफ्ट की ओर कितना गया, स्मॉल एक्स, और छोटा वाला ब्लॉक ना नीचे भी आया, वाई। तो बोला कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना। छोटा ब्लॉक देखो, इधर एक्स आया, नीचे वाई गया, और बड़ा वाला ब्लॉक सिर्फ एक्स राइट की तरफ आ गया। तो जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, जो ये वाई हो गया, और ये यहाँ से देखो, ये एक्स और ये कैपिटल एक्स और ये थीटा, तो रिलेशन लिख सकते हैं ना इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बोलो, y बाई टोटल बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, कलर दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं टाइम के डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव डराइव, ये डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, वन टाइम करूंगा तो वेलोसिटी देगा, टू टाइम करूंगा तो एक्सेलरेशन देगा। तो क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और बड़ा वाला जो एक्स है वो बड़े ट्रायंगुलर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है उधर राइट, तो उसका एक्सेलरेशन ए नॉट गिवन है इधर।
तो प्लस ए नॉट इंटू टेन थीटा। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर वाला में देखो, ब्लॉक की जगह एक वेज रखा हुआ है इसके ऊपर, है ना, लीनियर फॉर्म में, लेकिन दोनों साइड वॉल है। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। कंस्ट्रेंट क्या हुआ है कि ये इधर मूव नहीं कर सकता है, ये अप और डाउन मूव कर सकता है। अगर ट्रायंगुलर ब्लॉक को लेफ्ट करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, और राइट करेंगे तो वो नीचे जाएगा, है ना। इसका सिर्फ अगर ये राइट जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन सिर्फ किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर राइट जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो जो भी हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या कर दिया, इसको वाले एक्स डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन को ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है वाई डायरेक्शन। तो उसी रिलेशन को अगर मैं यहाँ यूज करूं, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए नॉट इंटू टेन थीटा, तो ये ए एक्स को जीरो कर देंगे तो ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट टेन थीटा। ठीक है। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा खुद से देखना होगा क्या क्या कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं कंस्टेंट रिलेशन का एक दो क्वेश्चन देखना चाहता हूँ। एक दो कंस्टेंट रिलेशन मैं और लिया था। इसको देखो, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना कि ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए टेन थीटा, ये हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये थ्री रोम्बस है ना, वो ऐसे कर, है ना। ये हिंज क्या हुआ है, हर एक जगह पे ए बी सी, ये जो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, ये ए बी सी, ये ओ पे हिंज क्या हुआ ये, है ना, ये ऐसे हो सकता है, इसका शेप चेंज हो सकता है ऐसे ऐसे। A hinged construction consists of three rhombus with the ratio of sides 1:2:3, है ना। साइड एक का में अगर छोटे वाले का एल, तो इसका 2L, इसका 3L, इस टाइप का है। तो अगर लेंथ का साइड, लेंथ का रेशियो अगर 1:2:3 है, तो उसका जो डायगोनल है उसका भी रेशियो वही होगा, 1:2:3। तो मैं अगर ए का डायगोनल एक्स ले लिया, ये पहले वाले छोटे वाले का, तो उसका क्या होगा, 2x, इसका 3x। पॉइंट ए का वेलोसिटी गिवन है वी नॉट। पॉइंट ए जो है वो फिक्स पॉइंट ओ से कितना डिस्टेंस पे है, 3x प्लस 2x प्लस एक्स, 5x। ए का देखो ना, ए का वेलोसिटी क्या होगा, ए का जो डिस्टेंस है वो ओ से फिक्स पॉइंट से कितने पे है, 5x पे। तो ए का वेलोसिटी का मतलब वो ये 5x किस रेट से चेंज हो रहा है, और वो गिवन है क्या, वी नॉट। यहां से dx बाई dt आ जाएगा, dx बाई dt कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा वी नॉट बाई 5। फाइंड क्या करना है, बी का वेलोसिटी एंड सी का वेलोसिटी। बी का वेलोसिटी, बी जो है, सॉरी, 3 to 6, ये 6 है यहाँ पे, ये 6 है यहाँ पे, है ना, ये 6 हो जाएगा, ये 6 है।
पॉइंट ए का जो फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस कितना है, x प्लस 2x, 3x प्लस 3x 6x। बी का अगर स्पीड फाइंड करना हो तो बी का जो फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो 5x है। तो वो 5x टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज कर रहा है ना। 5x, 5x किसका डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, बी का। तो वो 5x टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, तो बी का स्पीड दे देगा। तो 5 dx बाई dt कितना आया है, v0 बाई 6। तो बी का जो वेलोसिटी आ गया 5 v0 बाई 6। इसी तरह से सी का देखेंगे तो सी का जो डिस्टेंस है ओ से वो 3x है। तो 3x टाइम के साथ इस तरह से चेंज होगा, 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वेलोसिटी है v0 बाई 6। तो सी का वेलोसिटी सिंपल v0 बाई 2 आ गया। क्या नहीं नहीं, नीट में तो नहीं आएगा, आ सकता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नीट में अभी जो सिनारियो है तो नहीं आने वाला है। हाँ, नीट वाले को ये सब करना, नीट वाले में जो शुरू में जो बताया कुछ क्वेश्चंस उसे देख लेना है। ओके, ये था कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, है ना, लॉज ऑफ मोशन। ओके, सब इधर उधर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे यूज है। फर्स्ट में लिखा हूं इनर्शिया मास, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या है, विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाया तो क्या आएगा उसमें, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। फोर्स लगाया तो नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो उस ब्लॉक का जो इनर्शिया मास होगा या इनर्शियल मास होगा वो कितना होगा, नेट फोर्स बाय उसका एक्सेलरेशन, है ना। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ में लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर। दैट m इज नॉन एज इनर्शियल मास, और मास कन्फाइंड इन एनी बॉडी इज नॉन एज इनर्शियल मास। दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या है, जिस मास को किसी बॉडी, है ना, जिस मास को, मतलब ये क्या, विच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रख दिया, अर्थ के सरफेस पे रखा, तो उस पे जो फोर्स लगेगा m इंटू जी, दैट m इज नॉन एज ग्रेविटेशनल मास। फोर्स बाय g, ऊपर ले जाएंगे तो g डिक्रीज और इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो g डिक्रीज करेगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल मास जब भी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। खैर आगे देखेंगे हम लोग ये सब ग्रेविटेशनल में। सिंपल से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि एक ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है ना, उसका मैं सिर्फ वेट दिखाऊंगा। क्या होगा, ये वेट नीचे लगेगा। देखो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो वेट क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, है ना। ये एम जी इसका बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, टेढ़ा हो गया तो सीधा कर लेना। इस एम जी को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जैसे करते थे। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। एम जी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। नेक्स्ट फोर्स यहाँ पे ले रहा हूं मैं, कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, देखो मैं वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में, देखो ये कॉन्टैक्ट में हो ना, तो वॉल मेरे ऊपर लगा रहा होगा फोर्स और मैं वॉल के ऊपर लगा रहा हूँ। एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स मैं वॉल के ऊपर लगाऊंगा उतना ही वॉल मेरे ऊपर लगाएगा।
मैं खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, मैं वॉल पे लगाया, वॉल मेरे ऊपर लगाया। ब्लॉक यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सरफेस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, है ना, सरफेस ब्लॉक के ऊपर लगाया। और सरफेस पे अगर दिखाना हो तो सरफेस पे ब्लॉक लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना, ये नॉर्मल है। कॉन्टेक्ट नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जहां भी कॉन्टेक्ट है वहां पे कॉन्टेक्ट नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। नीचे क्या हो जाएगा, उसका अपना वेट हो जाएगा। इसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे देखो, इंक्लाइंड प्लेन पे देखो, यहाँ पे है ना बिल्कुल परपेंडिकुलरली नॉर्मल दिखा दूं, मैं किस पे दिखा रहा हूँ, ब्लॉक पे। एक बात याद रखना, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल वर्टिकल के साथ, है ना, जब देखोगे आगे इसको, अगर मैं इसको आगे, है ना, इसको अगर मैं और ऐसे कर दूं तो ये थीटा होगा, तो ये देखो इसको ऐसे कर दूंगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा ना, तो ये आमने सामने वाला ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बराबर ही एंगल बनाएगा। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। नीचे क्या लग जाएगा, एम जी, एम जी को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, इधर एम जी कॉस थीटा और इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट होगा। आगे देखते हैं। देखो, मैं नॉर्मल दिखाने के लिए डायग्राम कुछ बना रखा हूँ। फर्स्ट वाली फिगर में देखो, ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका कांटेक्ट दो जगह पे है, एक पॉइंट ए पे है और एक पॉइंट बी पे है। जहां भी कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे ग्राउंड लगाएगा, है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ एन ए। और यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस है वो इसके ऊपर लगाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, एन बी, है ना, ये परपेंडिकुलर लगेगा। सेकेंड वाले में देखो, एक कांटेक्ट ए के पास है, एक कांटेक्ट बी के पास है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, एन ए, यहाँ भी बिल्कुल परपेंडिकुलर एन बी, है ना। इसका वेट दिखाना चाहो, बिल्कुल मिडिल से इसका वेट नीचे लग जाएगा, उसका वेट होगा एम जी, जो भी होगा। थर्ड वाले में देखो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक कांटेक्ट यहाँ पे है, एक कांटेक्ट यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल है नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। इसको मैं अगर एन वन बोलूं, ये नॉर्मल देखो, एन टू बोलता हूँ इसे मैं, इसका वेट दिखाओगे तो नीचे लगेगा। एक बात याद रखना, किसी स्फीयर पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दैट नॉर्मल विल पास थ्रू इट्स सेंटर, है ना। किसी, देखो मैं ए पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो उसके सेंटर सी से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा। बी पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ वो भी सेंटर से पास करेगा। फोर्थ फिगर में देखो, ये जो स्फीयर ए है उसका तीन जगह कॉन्टेक्ट है। एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे है, तो स्फीयर पे मैं फोर्स दिखा रहा हूँ, है ना, ये वॉल, वर्टिकल वॉल इसके ऊपर लगाएगा एन वन। एक यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये बेस इसके ऊपर लगाएगा एन टू। एक यहाँ पे कांटेक्ट है तो बिल्कुल नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल दोनों का ये हो जाएगा, ये एन थ्री, इधर भी एन थ्री, इक्वल एंड अपोजिट। जितना नॉर्मल स्फीयर बी ए पे लगाएगा उतना ही नॉर्मल स्फीयर ए बी पे लगाएगा। बी का कांटेक्ट यहाँ भी है तो ये सरफेस बी पे नॉर्मल लगा देगा, यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ इसको एन फोर। फिर नॉर्मल को मैं दिखा रहा हूँ। नीचे वाले डायग्राम में देखो, इसमें दो मास है,
है ना, दोनों कांटेक्ट में। पीछे वाले पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं तो दोनों साथ साथ आगे बढ़ेगा। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो M1 और M2 जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट में है, तो दोनों पे क्या लगेगा, एक कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। M1 M2 पे लगाएगा और M2 M1 पे लगाएगा। M2 पे किधर लगेगा, राइट, M1 लगा रहा है, और M1 पे किधर लगेगा, लेफ्ट, वो M2 लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। M2 को आगे कौन बढ़ाएगा, नॉर्मल। M1 जो M2 पे नॉर्मल लगा रहा है वो M2 को आगे बढ़ाएगा। हम लोग आगे देखेंगे ये लॉज ऑफ सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तब। क्या था ये, नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है ना, जब भी स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स एक्शन में आएगा। जब भी स्प्रिंग का लेंथ चेंज होगा तो स्प्रिंग का लेंथ शॉर्ट भी हो सकता है और क्या होगा, इंक्रीज भी कर सकता है। फर्स्ट वाली सिचुएशन में मैं एक नेचुरल लेंथ दिखाया हूं स्प्रिंग का, और सेकेंड वाले में क्या किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया बाई एक्स, बाई एनी फोर्स। तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया ऐसे, तो स्प्रिंग ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, है। देखो अगर मैं एक फोर्स लगा के इसे अगर कंप्रेस किया इधर, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना, स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा एक्स के ऑपोजिट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें देखो, अगर इसमें स्प्रिंग का इलोंगेशन हुआ है एक्स, कोई फोर्स लगाया होगा एफ, एक्सटर्नल फोर्स, तो होगा क्या, है ना, स्प्रिंग को अगर ऐसे पुल करूंगा तो स्प्रिंग अपनी ओर पुल करेगा। स्प्रिंग क्या चाहेगा, अपने पोजीशन को रीगेन करना, तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, स्प्रिंग अपने पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, अपने लेंथ को रीगेन करना चाहेगा, जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। तो देख सकते हो दोनों केस में स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्स के ऑपोजिट है। जिस अगर एलोंगेशन हो रहा है तो वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आना चाह रहा है, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो एफ एस का डायरेक्शन देखो एक्स के ऑपोजिट है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आना चाह रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स को हम लोग लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स। के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। नेगेटिव क्या बता रहा है ना कि स्प्रिंग फोर्स एक्स के ऑपोजिट है। एक और बात देखो, स्प्रिंग फोर्स जो है ना एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्प्रिंग में जितना ज्यादा इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग का लेंथ जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, स्प्रिंग का लेंथ जितना चेंज करेगा स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। ओके। नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रखा हूं मैं कि स्प्रिंग को दोनों डायरेक्शन से ऐसे पुल कर रहा हूं, तो स्प्रिंग दोनों डायरेक्शन से अपने पोजीशन को रीगेन करना चाहेगा, है ना। हम लोग ऐसे पुल करेंगे तो ऐसे अपना रीगेन करना चाहेगा। नेक्स्ट में देखो कि स्प्रिंग को दोनों साइड से कंप्रेस कर रहा हूं। जब स्प्रिंग को दोनों साइड से कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसे पुश करेगा, है ना, आउटवर्ड वो जाना चाहेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन की ओर जाना चाहेगा। तो दोनों साइड से स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। कोई स्प्रिंग जो है ना, ये कोई स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको अगर दो पार्ट में कट करोगे तो लेंथ छोटा होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब अगर इसका भी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट में के नोट ले लूं और इसका लेंथ ले लिया एल नॉट, और दो पार्ट में अगर मैं कट कर दूं, इसका लेंथ L1 तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K1। अगर दो पार्ट में कट किया, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ अगर L2 हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा अगर लेंथ छोटा होगा। के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब के और एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ,
के और एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा अगर, तो लिख सकते हैं ना, पहले क्या था के नॉट एल नॉट, फिर क्या हो जाएगा के वन एल वन, तो यहाँ से के वन निकल सकता है के नॉट एल नॉट बाई एल वन। इसी तरह से के नॉट एल नॉट को हम लोग के टू एल टू के साथ इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से के टू निकाल सकते हो, जो दूसरा पार्ट जो टुकड़ा आया ना उसका के का वैल्यू। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये है, इसका लेंथ एल नॉट है, इसका के नॉट है, इसको अगर एन इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करो, है ना, डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, है ना, इक्वल पार्ट्स, तो एल नॉट बाई एन हो जाएगा, है ना, सब एल नॉट बाई एन, एल नॉट बाई एन। अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, सबका लेंथ जब सेम है सबका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होगा, तो क्या लिखेंगे के नॉट एल नॉट इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा के एल नॉट बाई एन, यहाँ से के क्या होगा एल नॉट कट कर दो तो ये हो जाएगा एन के नॉट, स्प्रिंग कांस्टेंट एन टाइम्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, के इंटू एल को के नॉट एल नॉट से बराबर कर देंगे, यहां से फाइंड हो जाएगा। एक स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, यह स्प्रिंग फोर्स था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं टेंशन का, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, दूसरा क्या पढ़ लिए हैं कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स दो है, एक कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, अच्छा ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, एक बॉडी दूसरे पे लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा, पहला दूसरे पे लगाएगा। कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा। वो हम लोग आगे देखेंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं, स्प्रिंग फोर्स, और ये लास्ट हम लोग आप पढ़ रहे हैं टेंशन। टेंशन क्या करता है, टेंशन टेंशन किस में डेवलप होगा, स्ट्रिंग में, रोप में, बेल्ट में, चेन में, इस तरह से वैसे ऑब्जेक्ट में होगा जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुल कर सकते हैं, है ना, चेन से किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं, बेल्ट से पुल कर सकते हैं, स्ट्रिंग और रोप से पुल कर सकते हैं। तो टेंशन हमेशा क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा, इसीलिए टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अभी होगा, है ना। देखो बॉडी यहाँ पे ऐसे टूट है तो बॉडी से अभी इधर होगा, उधर कोई पुल कर रहा है तो उधर होगा, कोई ऊपर पुल कर रहा है तो ऊपर होगा, कोई नीचे पुल कर रहा है तो नीचे होगा। इसका मतलब है कि टेंशन का डायरेक्शन जिधर स्ट्रिंग होगा उधर ही होगा। इधर गौर करो, मैं एक फर्स्ट में एक ब्लॉक दिखाऊं, यहाँ पे मास है, इस ब्लॉक को मैं पुल कर रहा हूँ राइट, और लेफ्ट में क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किधर है लेफ्ट में, तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसमें टेंशन लेफ्ट की ओर लग जाएगा। जरा गौर करो, एक ब्लॉक देखो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, किसे सस्पेंडेड है, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग किधर है ऊपर, तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग ऊपर है तो स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर हो जाएगा ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। थर्ड वाले फिगर में देखो, वो अलग सी बात है, नीचे आगे हम लोग दिखाएंगे एम जी, है ना, ये रुका हुआ है तो टेंशन एम जी के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड फिगर में देखो, ये दो है ब्लॉक है M1 और M2, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, M2 को पुल कर रहे हैं तो M2 आगे आएगा, तो M1 और M2 को जो स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है उसमें अगर टेंशन दिखाना हो, तो अगर मैं M1 के रिस्पेक्ट में दिखाऊं तो M1 के राइट में स्ट्रिंग है तो M1 के रिस्पेक्ट में टेंशन राइट लगेगा, लेकिन M2 के रिस्पेक्ट में, M2 के लेफ्ट में है तो M2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में टेंशन लग जाएगा। बस इतना याद रखना है, जिधर है M1 के राइट है तो M1 के रिस्पेक्ट में राइट लगेगा, M2 के लेफ्ट है तो M2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में लगेगा। नीचे वाले में देखो, एक ब्लॉक है जिसका लेंथ L है, उसको पुल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रॉड है कोई, हम लोग तो इस इंड को पुल कर रहे हैं ना, बाकी इंड जो आ रहा होगा वो ड्यू टू टेंशन आ रहा होगा। एक क्रॉस सेक्शन को दिखाया हूं, ए बी क्रॉस सेक्शन, जो लेफ्ट इंड से एक्स डिस्टेंस पे है ना, लेफ्ट इंड से क्या है एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस ए बी क्रॉस सेक्शन पे कितना टेंशन होगा,
है ना। एबी को, इस एबी को पुल कौन कर रहा होगा, वहां का टेंशन, उस टेंशन को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड तो हम लोग आगे करेंगे। टेंशन का डायरेक्शन अगर दिखाना हो, ठीक है, देखो ना पुल कर रहा है, तो जो एबी के पीछे वाला है उसको भी पुल करेगा। कैसे पुल करेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। टेंशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, जिधर वो जा रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिस सेक्शन पे आपको टेंशन फाइंड करना है वहां पे कट करके दो पार्ट में कर दो, कट करके दो पार्ट में कर दो, जिसे मैं नीचे दिखा रखा हूं। एक एक्स वाला पार्ट हो गया, दूसरा एल माइनस एक्स वाला पार्ट हो गया, है ना। इधर वाले पार्ट को मैं ए बोल रहा हूँ, ऐसा करता है, इस वाले पार्ट को मैं एम बोल रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को स्मॉल एम बोल रहा हूँ। तो ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। ठीक है, अब ये स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में टेंशन किधर हो जाएगा, इधर, और कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में किधर हो जाएगा, इधर। टेंशन का डायरेक्शन ब्लॉक पे डिपेंड करेगा, है ना। ब्लॉक के किस डायरेक्शन में वो स्ट्रिंग, लेफ्ट में है तो डायरेक्शन लेफ्ट होगा, राइट में है तो राइट हो जाएगा। स्ट्रिंग का डायरेक्शन कितना टेंशन होगा हम लोग आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, देखो ना। अगर यूनिफॉर्म रॉड है ना, अगर यूनिफॉर्म रॉड है, अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, तो ये जो फोर्स लग रहा होगा पूरे रॉड को आगे पुल कर रहा होगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या होगा, लैम्डा इंटू एल इंटू एक्सेलरेशन ए। यहाँ से ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ बाई लैम्डा एल। पूरा सिस्टम तो साथ साथ जाएगा। ये पीछे वाला जो है एक्स पार्ट वाला, वो भी उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको पुल कौन करेगा, वहां का टेंशन। तो ये टेंशन को आप लिख सकते हो, कितना लेंथ है लेमडा, सॉरी एक्स, तो उसका मास कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, एफ बाई लेमडा एल। लेमडा लेमडा कट जाएगा, तो यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स बाई एल। ये हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। एक टग ऑफ वार, टग ऑफ वार में क्या, एक स्ट्रिंग से दोनों साइड पुल कर रहा है ना। जो जिसको अपनी ओर खींच लेगा वो विन कर जाएगा, जीत जाएगा वो। टग ऑफ वार, है ना। मान लेते हैं ये विन कर गया और ये लूज कर गया, ये लूज कर गया, है ना। जो विन करेगा वो ज्यादा ताकत लगाएगा, तो उस पर फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा, उस पर फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ये एफ विन और ये एफ लूज, लूजर का। फ्रिक्शन का भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग टेंशन को दिखा रहे हैं, है ना। अब देखो दोनों स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, तो विन वाले के रिस्पेक्ट में देखो ना, जो विन करेगा, जो डब्ल्यू इसका मैं दिखाया हूं, है ना, उसके राइट में स्ट्रिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में टेंशन राइट हो जाएगा। और जो एल वाले के रिस्पेक्ट में, देखो एल के लेफ्ट में स्ट्रिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग में टेंशन लेफ्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ टेंशन का डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। हम लोग कांस्टेंट रिलेशन पढ़ लिए, फिर हम लोग फोर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए, सबका डायरेक्शन देख लिए, वो क्यों अराइज होता है वो भी देख लिए हम लोग, है ना। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं हम लोग। इसका कहना है कि कोई भी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि अगर इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो था, तो उस कंडीशन में देन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होगा।
अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होगा, इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर इनिशियल u है, तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास का उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी u ही रहेगा। तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी t टाइम में सिंपल u इंटू टी हो जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया को बता रहा है कि जिस स्टेट में था उसी स्टेट में हमेशा रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस जब उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन में वो बना ही रहेगा। ठीक है ना? ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है ना, इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने लीनियर पोजीशन की चेंज होने का अपोज करता है। लीनियर पोजीशन की चेंज होने का अपोज करता है। इसमें इस टेबल को ऐसे पुल कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, वो अपोज कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं इस मोबाइल को अगर मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ इधर उधर तो वो हो जा रहा है। इसमें इसका इनर्शिया कम है, वो अपोज कम कर रहा है। किसी अलमीरा को अगर मैं पुश करूंगा उसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने पोजीशन, लीनियर पोजीशन को चेंज करने का। तो समझ जाएंगे इसके पास इनर्शिया ज्यादा है। तो जिसके पास इनर्शिया ज्यादा है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा अपने लीनियर पोजीशन को चेंज होने का। ठीक है ना? एक और बात देखो, जब किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो उस सिस्टम को बोलेंगे कि सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। है ना? क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा हूं कि कोई ब्लॉक है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है F2 और F1। F2 का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर क्या होगा, ये F2 cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये F2 sin थीटा। ठीक है ना? कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, तो सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल भी लगाएगा। इस नॉर्मल को भी दिखा रहा हूं मैं, इसका अपना वेट होगा, एक लाइन पे लगेगा, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं अभी। कह रहा है कि अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है ना। मैं फिर से दिख रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, नीलामीज थ्योरम को। कोई भी सिस्टम, किसी सिस्टम पे अगर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर जीरो है, वो सिस्टम कहलाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो है तो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन में उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, या जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है तो टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल सकते हो, टोटल अपवर्ड फोर्स n प्लस F2 साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो, इधर वाले फोर्स इधर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा। तो राइट वाले फोर्स को लेफ्ट के बराबर कर देना है, अपवर्ड वाले फोर्स को डाउनवर्ड वाले फोर्स के बराबर कर देना है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है जो पुली के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, और इसका स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और वो स्ट्रिंग पुली के ओवर जाते हुए दूसरा एंड उसका फिक्स किया हुआ है। गौर करना, इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, तो इधर क्या लग जाएगा, mg। इक्विलिब्रियम में इस ब्लॉक पे के ऊपर स्ट्रिंग है तो ऊपर टेंशन हो गया, तो टेंशन mg के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है ना, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल नीचे वाला फोर्स। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच फोर्स द सपोर्ट मस्ट अप्लाई ऑन द पुली। देखो यार, ये पुली है और पुली के इधर भी स्ट्रिंग है और इधर भी स्ट्रिंग और दोनों साइड टेंशन टेंशन लग रहा है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो कुछ ऐसे होगा, ये है ना। ये जो नेट टी होगा, ये पुली को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, लेकिन पुली के साथ एक सपोर्ट के साथ पुली लगा हुआ है, तो इस एक्शन का पुली एक रिएक्शन, इस एक्शन की वजह से पुली में एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। ये रिएक्शन किसमें होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पुली को, जो पुली को होल्ड किए हुए रहेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं रहता तो उस टी नेट की वजह से ये पुली नीचे आ जाता। ओके, जरा गौर करो, ये एंगल थीटा है, दोनों टेंशन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जरा गौर करो तो। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो कोई। 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना। देखो ना, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस थीटा। तो टी नेट फाइंड कैसे करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आगे सॉल्व कर लेना, टी को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2t स्क्वायर को बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, ये देखो ये आगे 2t स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ना। आगे सॉल्व कर लेना, तो हो जाएगा, थीटा तो गिवन है नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टी का सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, टी कॉमन ले ले क्या, टी का कॉमन टी स्क्वायर बार है तो mg, है ना, अंदर में क्या हो जाएगा, ये 2 1 माइनस साइन थीटा, थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा तो ये निकल जाएगा। ये टी नेट निकला है ना, टी नेट उसी रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, रिएक्शन बाय द सपोर्ट ऑन द पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कर रहा है कि एक पुली के साथ एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, पुली का मास गिवन है, कर रहा है फाइंड फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प। ये जो क्लैम्प जिससे पुली कनेक्टेड है वो कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो जरा गौर करो, ये जो क्लैंप है, ये क्या हो गया, ये जो क्लैंप है ना, तो क्लैंप के नीचे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, दो वेट है ना, एक ब्लॉक और एक पुली, ठीक है। ये टेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये टेंशन यहाँ पे जो नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो टेंशन तो mg के, कैपिटल mg के बराबर होगा। पुली के ऊपर में है ना, पुली जो क्लैंप के ऊपर लगा रहा होगा, एक तो नीचे वेट लगा, और एक जो ये जो टेंशन है, ये टेंशन, इस टेंशन की वजह से क्लैंप को पीछे पीछे पुश कर रहा होगा, टेंशन, टेंशन का वैल्यू कितना लिख रहा हूं मैं, mg।
तो इस एक्शन का पुली रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये पुली सॉरी क्लैंप रिएक्शन देगा, है ना, ये mg, ठीक है, नीचे वाले का रिएक्शन ऊपर आ जाएगा, क्या है ये m प्लस m इंटू जी। ये जो मैं व्हाइट वाला दिखाया हूँ क्या है, रिएक्शन बाय द क्लैंप, और जो ग्रीन वाला दिखाया हूँ वो क्या है, फोर्स ऑन द क्लैंप बाय द पुली, है ना, पुली सिस्टम में जो कुछ भी है। तो जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो कर लेना, जो रिएक्शन फोर्स आएगा मैं ऐसे लिख रहा हूँ एम जी, ये एक्स डायरेक्शन में, और ये एम प्लस एम इंटू जी ये वाई डायरेक्शन में। उसका रिजल्टेंट ले लेना, दोनों परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी है एक दो बार, आईआईटी में भी पूछा है। आगे देखते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स जीरो। देखो यहाँ पे एक मैन है जो बॉक्स के अंदर ऐसे इक्विलिब्रियम में है ना, सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसे भी बोल सकते हो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में। देखो जरा, नीचे दोनों का वेट होगा, ऊपर क्या है t प्लस टी 2t, तो ये 2t उसके वेट के बराबर होगा, सिस्टम का बात कर रहा हूं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा t, और t किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वेट का हाफ। अच्छा एक बात यहां और कर सकते हो, ये जो मैन है, ये जो मैन है, मैन बॉक्स के साथ बॉक्स के अंदर है ना, तो बॉक्स के कांटेक्ट में, तो बॉक्स मैन के ऊपर कोई कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा, ये मैन स्प्रिंग को पकड़े हुआ है ऊपर, टेंशन होगा। मैन का अपना कुछ वेट है ना, जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैन भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैन पे नॉर्मल फाइंड करना हो, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द बॉक्स, तो मैन भी इक्विलिब्रियम में है, तो मैन पे टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा n प्लस टी, और वो किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर। तो टेंस सॉरी नॉर्मल फोर्स ऑन द मैन निकालना है, तो क्या हो जाएगा mg माइनस टी, टी का वैल्यू पुट करो mg माइनस, सॉल्व करके बता दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m माइनस एम जी बाई 2। नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एक मैन है जो ब्लॉक को पकड़े हुआ है, या ऐसा मैं बोलूं कि ये मैन ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मैन के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऑन द मैन बाय द सरफेस। देखो ये ब्लॉक के का अपना वेट होगा नीचे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो यहां से बोल सकते हो T इज इक्वल टू एम जी। मैन के ऊपर देखो, मैन के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग नीचे है, तो स्ट्रिंग में टेंशन नीचे हो गया, मैन का अपना वेट होगा नीचे की ओर, मैन का अपना वेट नीचे की, जब मैन के ऊपर जो सरफेस नॉर्मल लगा रहा होगा वो ऊपर, और मैन का अपना वेट नीचे। अगर मैं मैन का बात करूं, मैन भी रेस्ट में है, तो अगर मैन का बात करूं तो मैन पे अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल लगा, इस नॉर्मल को मैं अगर n1 बोलूं,
और नीचे क्या क्या लग रहा है, टेंशन और उसका अपना वेट। टेंशन का वैल्यू कितना है, कैपिटल एम जी। तो मेन का इस पोजीशन में इतना नॉर्मल लग जाएगा, सॉरी। एक सिंपल बात देखो, अगर मैन उस ब्लॉक को नहीं पकड़ा होता, सिर्फ अकेला ऐसे होता, तो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल कितना लगाता, सरफेस इसके ऊपर जो नॉर्मल लगाता ऊपर, इसके वेट के बराबर लगाता है। लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़े हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर पुल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नॉर्मल उस मैन पे उसके वेट से ज्यादा लग रहा है। अच्छा, इसी का एक सेकंड सिचुएशन देखो। मैन अब डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को नहीं उठा रहा है, वो किसी पुली के थ्रू उठा रहा है। पुली है ना, पुली पुली से पास करके ऐसे पुल कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये एम जी इक्विलिब्रियम में है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू एम जी। मैन पे सरफेस ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा और मैन का अपना वेट होगा, और मैन के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग ऊपर गया है तो टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर हो जाएगा, है ना, ऐसे पकड़े हुए है ना। ये जो मैन है, यहाँ पे तो मैन स्प्रिंग को ऐसे पकड़े हुए है पुली के थ्रू, तो टेंशन ऊपर, इस पे नॉर्मल सरफेस लगा रहा है, उसका अपना वेट होगा, इक्विलिब्रियम में है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, टी प्लस एन टू इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा, एन टू लग रहा होगा, वो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस टी। टी का वैल्यू क्या है, कैपिटल एम जी पुट करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल देखो उसके वेट से कम लग रहा है ना। तो किसी भी सिस्टम पे जो नॉर्मल है वो उसके वेट के बराबर भी लग सकता है, वेट के बराबर भी लग सकता है, वेट से ज्यादा भी लग सकता है, वेट से कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग बाद में करेंगे लॉस, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना। अभी लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इक्विलिब्रियम को डील कर रहे हैं। इसे यहाँ पे देखो, ये सिस्टम है, कह रहा है कि सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम देन फाइंड एम बाई एम। गौर करिए, मैं अगर मैं ऊपर वाला ब्लॉक को देखूं तो नीचे क्या लग जाएगा, इंक्लाइन प्लेन पे इधर क्या लगेगा, मैं बता चुका हूँ, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 हाफ। और यही टेंशन देखो ऐसे आया है, यहाँ पे ये टेंशन वो टी, फिर ये स्ट्रिंग ऊपर चला गया है, टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग है। अब ये जो पुली नंबर 1 है उसके ऊपर टेंशन 2T हो गया, तो नीचे भी टेंशन 2T होगा। अब मैं यहाँ पे अगर इस टेंशन को टी डैश बोलूं, टी डैश बोलूं, तो ये जो पुली नंबर 2 है उसके दोनों साइड टेंशन सेम होना चाहिए। नीचे 2T डैश है, ऊपर 2T है, यहाँ से क्लियर हो गया ना कि टी डैश ये टी के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नीचे एम जी, यहाँ पे ये टी डैश टी के बराबर है ना, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो गया। और ऊपर वाले देखो जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है वो टी किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा के बराबर, साइन 30 हाफ। दोनों को इक्वेट करो तो ये एम जी इज इक्वल टू एम जी बाई टू, जी जी कट जाएगा तो एम बाई एम इज इक्वल टू हाफ। उससे एक बार कोशिश करना इसको करने का। यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसे पढ़ने से पहले हम लोग लेमीज थ्योरम पढ़ लेते हैं, पहले लेमीज थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखो वेक्टर में पढ़े हुए हम लोग, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, लेमीज थ्योरम।
इसका क्या कहना था कि अगर कि कोई 3 वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर मैं बोल दूं F1 वेक्टर, मैं फोर्स को ही ले रहा हूं यहाँ पे, इस वेक्टर को बोल दिया F2 और इस वेक्टर को बोल दिया F3। देखो F1 का ये है ना डायरेक्शन, F1 और F2 के बीच एंगल ये θ1, F2 का डायरेक्शन इधर है, F2 और F3 के बीच का एंगल ये θ2, F3 का डायरेक्शन इधर है, F3 और F1 के बीच का एंगल हो गया θ3। ये तीनों मिलके एक क्लोज लूप बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तुम लोग वेक्टर में पढ़े हैं ना कि जब वेक्टर्स एक क्लोज लूप बनाए, इसका मतलब है इन तीनों वेक्टर सम, तीनों का ये जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको अगर हम लोग कोई इनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट करें, इधर F1 है ना, इधर F2 है, सबके टेल को मिला दिए है ना, सारे वेक्टर्स के टेल को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये कोई इनिशियल वेक्टर। इधर है F3, F1 F2 के बीच वाला एंगल में क्या बोल रहा था, θ1, F2 और F3 के बीच का एंगल क्या बोल रहा था, θ2, और ये क्या है, θ3। लेमिस थ्योरम का कहना है कि अगर 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम अगर 0 हो, 3 वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम 0 हो, यहाँ पे फोर्स दिखाया हो है ना, 3 फोर्स का अगर वेक्टर सम 0 हो, तो उस कंडीशन में F1 का मैग्नीट्यूड बाई साइन ऑफ F1 के अपोजिट एंगल क्या है, θ2, देखो ये वाला साइन थीटा, ये बराबर होगा F2 बाई, है ना, F2 के अपोजिट वाला एंगल क्या है, θ3 साइन थीटा, ये बराबर होगा F3 का मैग्नीट्यूड बाई F3 के अपोजिट एंगल θ1 तो साइन थीटा। लेमिस थ्योरम का कहना है कि अगर 3 वेक्टर्स का सम 0 है, 3 वेक्टर का सम 0 है, तो उस, है ना, अगर सम 0 है तो उन वेक्टर्स में वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बाई साइन ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ द opposite to that vector is always constant। ये लेमिस थ्योरम का कहना है, नहीं इससे ज्यादा क्लियर होगा। इक्विलिब्रियम में तो यही हो रहा है ना, अगर फोर्सेस का सम 0 हो जाए, नेट फोर्स 0, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये कहां पे यूज करेंगे, जहां पे 3 फोर्स हो, ठीक है, जहां पे 3 फोर्स। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ये याद रख लेना है ना। एक बात देखो यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यार, सेकेंड वाले पार्ट में एक ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में, स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है जिसमें टेंशन टी दिखा रखा हूं, इसका वेट होगा कुछ नीचे लग रहा होगा, सरफेस इंक्लाइंड सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, एंड 3 फोर्स है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सबको मैं कोई इनिशियल दिखाऊं, इधर स्ट्रिंग में टेंशन, नीचे वेट। अच्छा मैं बताया हूं ना कि नॉर्मल हमेशा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल जो होता है वो वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बराबर एंगल बनाता है ना। तो जो इधर नॉर्मल है, इधर कहाँ दिख गया, समझ आ रहा, ठीक है जी, ये जो नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ये 90, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ओके,
लेमिस थ्योरम यूज कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम में, ब्लॉक इज अंडर इक्विलिब्रियम ये लिखा हुआ है, फाइंड टी फाइंड एन ऐसा हो सकता है। लेमिस थ्योरम यूज करूँ क्या हो जाएगा बोलो, टी बाई टी के ऑपोजिट एंगल, टी के ऑपोजिट देखो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, नॉर्मल नॉर्मल के ऑपोजिट एंगल देखो, नॉर्मल के जस्ट ऑपोजिट 90 साइन 90 कितना हो जाएगा 1, एम जी एम जी के ऑपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा, एम जी नीचे उसके ऑपोजिट ऊपर 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो नॉर्मल निकल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो टेंशन निकल जाएगा ना। टी कितना हो जाएगा एम जी, साइन थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और नॉर्मल कितना हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये तो हम लोग कर लिए ना। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक बेल्ट है, हेवी रोप है, जो इस तरह से कनेक्टेड है, एक हेवी रोप है यहाँ पे ऐसे देखो ये, ऑफ मास कैपिटल एम है ना, मास कैपिटल एम है, इज टाइड टू द सीलिंग एंड वॉल ऑफ अ रूम, है ना, देखो यहाँ पे टाइट है और सीलिंग पे टाइट है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ का टेंशन में टी टू ले लिया, टी टू इंक्लाइंड है एंगल थीटा से, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट टी टू कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा टी टू साइन थीटा, इसका अपना वेट होगा। कह रहा है ना कि देखो लटका हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाले के बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो अपवर्ड फोर्स जो है टी टू साइन थीटा वो एम जी को बैलेंस कर लेगा, यहाँ से टी टू निकल जाएगा एम जी बाई साइन थीटा। और जो टी वन है राइट डायरेक्शन में, वो टी टू कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा। तो टी वन इज इक्वल टू टी टू का वैल्यू पुट कर दो, एम जी बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से टी वन निकल गया एम जी बाई टेन थीटा या एम जी कॉट थीटा, कुछ भी करो। ठीक है, इक्विलिब्रियम में यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दो प्लेन के बीच अटका हुआ है, एक वर्टिकल है एक इंक्लाइन है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ एन वन, बी के पास नॉर्मल लग रहा होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ एन टू, और उसका अपना वेट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बराबर थीटा। तीन फोर्स हो गया, लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना, रुका हुआ है ना, अटका हुआ है। ठीक है, देखो नहीं इधर लग रहा है एन वन, इधर लग रहा है एन टू, नीचे लग रहा है क्या उसका वेट। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये क्या है 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा।
उससे एंगल अच्छे से देख लेना है। लेमिस थ्योरम यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेक्टर सम तीनों फोर्स का जीरो होगा। तो N1 बाई N1 के ऑपोजिट, N1 राइट है तो उसका ऑपोजिट लेफ्ट होगा। एंगल 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। N2 के ऑपोजिट 90 साइन 91। W वेट के ऑपोजिट 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो यहां से N1 निकल गया W tan थीटा और N2 निकल जाएगा W बाई कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लेविस थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो वॉल के साथ ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड है, इक्विलिब्रियम में है, उसका वेट है W। ये टेंशन और ये नॉर्मल फाइंड करना है। देखो, स्ट्रिंग और वॉल के बीच का एंगल थीटा गिवन है, इक्विलिब्रियम में है, इधर N लग रहा है ना। स्ट्रिंग में ये टेंशन हो जाएगा, इधर T। और करना, ये देखो, ये टेंशन है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। इसका वेट नीचे लग रहा होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये तो 90 है, सब वैसे ही हो रहा है ना। ये टेंशन है, ये वाला टेंशन है ना, ये टेंशन है। लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, थ्री फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम में है। करो, क्या हो जाएगा, टी के ऑपोजिट एंगल साइन 91, एन के ऑपोजिट एंगल 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वेट के ऑपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैलकुलेट कर लेंगे ना, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई कॉस थीटा, और एन क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एन कैलकुलेट करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो डब्ल्यू टेन थीटा। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, एक मास है, दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, एक स्ट्रिंग T2 उधर है। इसका अपना वेट होगा नीचे। इसको लेमिस थ्योरम से सॉल्व कर लेना। मैं इसको बिना लेमिस थ्योरम के सॉल्व कर रहा हूं। ये जो स्ट्रिंग जिसमें टेंशन T2 लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा T2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा T2 sin थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होगा, तो T2 यहां से निकल गया mg बाई साइन थीटा। इसको आप लोग लेमिस थ्योरम से सॉल्व कर लेना। और जो लेफ्ट वाला फोर्स T1 है वो राइट वाला फोर्स T2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो T1 T2 का वैल्यू पुट कर दो, mg बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से T1 निकल जाएगा mg cot थीटा बोलो, या मैं लिख रहा हूँ बाई टेन थीटा। ओके, तो ये था इक्विलिब्रियम, है ना। लॉज ऑफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देख लेंगे। ओके, ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।